ओके, सो बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें थी कि आखिरकार रेडिएशन मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जो डिकेज होते हैं उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसके साथ में क्या और भी पार्टिकल्स भी रिलीज होंगे, तो कौन कौन से पार्टिकल्स रिलीज होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना बेटा? हम्म। अब हम लोगों को आज की क्लास में रेडियो एक्टिविटी का अगला टॉपिक तक जाना है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, सो न्यूक्लियर फिजिक्स के अगले टॉपिक पे जाना है, दैट इज है तो रेडियो एक्टिविटी ही, बट उस हम अब रेडियो एक्टिविटी के रेट के बारे में बात करेंगे। ओके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके, रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ डिके के बारे में बात करेंगे, मतलब अल्फा डिके जो हुआ, बीटा डिके जो हुआ, वो किस रेट से होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन दिस टॉपिक। ओके, तो रेडियो एक्टिव डिके कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं एक बार। देखो, हम लोगों ने तरह तरीके के डिके पढ़े, अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, बीटा माइनस, गामा। गामा तो खैर कोई खास डिके था ही नहीं। और क्या था? एक स्पेशल पढ़ा था, क्या? इलेक्ट्रॉन कैप्चर, राइट? इनमें से हमारा जो किस केस में कितनी एनर्जी थी, इसका फॉर्मूले भी ड्राइव किया था हमने। आप चाहो तो उसे फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो, चाहे आप उसे प्रॉपर हर बार ड्राइव कर सकते हो। मैं हर बार ड्राइव करता हूँ। हालांकि मुझे एक चीज़ याद है कि एक ही केस था जिसमें अजीब सा पार्टिकल बना था, पॉजिट्रॉन। उसी केस में हमारे इलेक्ट्रॉन का मास काम काउंट फाइनल इक्वेशन में बच गया था। बाकी हर बार इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल हो गया था। तो अगर मैं इस चीज़ को दिमाग में रखूँ तो बाकी के मैं फटाफट एनर्जीज कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि सारा का सारा जो एफर्ट लगता है हमारा वो इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से ही लगता है, राइट? है ना? वैसे आपको ये पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी होता है? कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है? बताया था मैंने, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, राइट? है ना? खैर जो भी है, उन मुद्दों से आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की। तो देखो, बात को समझो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लेट से हमारे पास खूब सारे न्यूक्लियस है, मतलब एक सैंपल है हमारे पास किसी भी एटम का या न्यूक्लियस का, इसमें खूब सारे न्यूक्लियस हैं। ये खूब सारे एटम्स, न्यूक्लियस जो भी मान लो, न्यूक्लियस से मतलब हमें, इसलिए न्यूक्लियस हैं, खूब सारे न्यूक्लियस हैं। ये एन न्यूक्लियस है, एन न्यूक्लियाई, ठीक है? जो क्या कर रहे हैं, लेट से अल्फा डीके कर रहे हैं। बीटा डीके भी हो सकता है, पर अभी के लिए मैंने अल्फा डीके माना इस एग्जाम्पल के लिए। तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स ए जेड विल गिव वाई प्लस अल्फा, अल्फा विल बी जेड माइनस, सॉरी, अल्फा विल बी 2 4, वाई विल बी ए माइनस 4 जेड माइनस 2, राइट? यही बनेगा ना? हम्म, बोलो। यस सर। अब लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो एन न्यूक्लियस हैं इसमें से कितने न्यूक्लियस डीके करके, एक्स के जो एन न्यूक्लियस उसमें से कितने न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, कितनी देर में कन्वर्ट होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत, हम लोगों को हल्का फुल्का रेडियम के बारे में आइडिया है कि नहीं है? मैडम क्यूरी की स्टोरी सुनी, सबने पढ़ी है मैडम क्यूरी की स्टोरी, हाँ या ना? हम्म, बोलिए। चलो जो भी है, तो
ये इक्वेशन से काम चल रहा है, एक्स गिव्स वाई, इसके पास लेट्स से इनिशियली एन नॉट थे नंबर ऑफ न्यूक्लियस, वाई के पास वाई का कोई न्यूक्लियस नहीं था, अल्फा बना ही नहीं था, और ये डिके करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद ये एक्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे एन, वाई के कितने हो जाएंगे, एन नॉट माइनस एन, राइट, और ऑब्वियसली अल्फा भी एन नॉट माइनस एन होगा। ये तो आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे ही करते थे ना काम। बोलिए। यस। ओके, सवाल ये उठता है कि ये y के बनने का रेट या x के डिके होने का रेट क्या है। तो जो रेट ऑफ डिके है उसका फॉर्मूला ये है कि n किस रेट से कम हो रहा वही होगा ना रेट ऑफ डिके, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी। आप उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते थे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते थे, राइट। बस यहाँ पे n की जगह कंसेंट्रेशन यूज करते थे, है ना। यहाँ हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं। तो लॉ ये कहता है रेडियो एक्टिविटी का कि ये जो रेट ऑफ डिके है नंबर न्यूक्लियस के, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ओके, which means this minus dn by dt will be equal to some constant into this n. That constant is represented by lambda n. लैम्डा क्या है आपका, तो सर लैम्डा है डीके कांस्टेंट। लैम्डा को क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट, ओके। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है यहां तक, हम्म। नो सर। कॉपी कर लो। ठीक है, चलो फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। हमने क्या कहा कि जो रेट ऑफ डिके है, दिस माइनस डी एन बाई डी टी is equal to lambda n, मतलब we exactly know the rate at which number of nuclei is decreasing, right। देखो जरा, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि कितनी देर के बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे, है ना। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल फाइंड दिस मीन्स n इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो कि मैं ड्राइव करके दिखाऊं, हम्म, करके दिखाऊं, चलो देख लो भाई। यहां से क्या आएगा, माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट है, टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन है। तो सो लैम्डा dt होगा ना। हाँ सॉरी, लैम्डा डी टी। सो आई विल हैव माइनस एल एन एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी, माइनस को इधर लेकर माइनस लैम्डा टी, एल एन को हटाए तो क्या आ गया, एन, इससे डायरेक्टली आ गया नहीं, राइट। दो स्टेप का डेरिवेशन है ना। है ना बेटा, समझ में आ गया।
Yes, sir. ओके, सो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ न्यूक्लियस है, लेट्स से एन नॉट है, एट टी इक्वल्स टू 0। थोड़ी देर के बाद इस एक्स के सिर्फ एन न्यूक्लियस बच जाते हैं, बाकी के वाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एन कि ये एन कितना होगा आफ्टर सम टाइम, राइट? है ना? बता सकता हूं ना इस इक्वेशन के हिसाब से? बोलिए, यही तो ड्राइव किया है अपन ने। ओके, Yes, sir. सो नाउ द थिंग इज, मेरे को दिया गया एक न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस दिए गए? मुझे बोला गया आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस। ठीक है, डीके कांस्टेंट लैम्डा है। डीके कांस्टेंट क्या है? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि आफ्टर हाउ मच टाइम will this nucleus decay? आपको ये बताया एक न्यूक्लियस है, आपको ये पता है डीके कांस्टेंट कितना है, आपको ये बताना है कि कितनी देर के बाद ये न्यूक्लियस डिके कर जाएगा। ओके, बताइए। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन का अप्रोच करें कि ये न्यूक्लियस कितनी देर में डिके करेगा। इसका आंसर देने के लिए कौन सी मैथ्स लगाएं, कौन सी कैलकुलेशन करें, बताइए जरा। किस रास्ते से जाए? आंसर तो बाद में निकलेगा ना, पहले रास्ता तो समझ में आए। हम्म, बोलिए। सर एन 0 डाल के और एन नॉट 1 डाल के टी निकालेंगे। ओके, काम करते हैं, यहाँ पे एन को 0 डाल देते हैं, एन नोट 1 डाल देते हैं। सो ई टू पावर माइनस समथिंग इज 0, दैट मीन्स दैट समथिंग इज इन्फिनिटी। तो मतलब ये इन्फाइनाइट टाइम का डिके करेगा। हम्म, कब डिके करेगा ये एक न्यूक्लियस? जवाब ये है कि वी डोंट नो। ओके, समझ में आई बात? क्यों समझ में, क्यों नहीं पता हमें? देखिए सर, मेरे पास अगर 1000 न्यूक्लियस है तो मैं बता सकता हूं कि कितने टाइम के बाद 500 न्यूक्लियस बचेंगे, इतने टाइम के बाद 100 न्यूक्लियस बचेंगे। ठीक है, पर सर अगर मेरे पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है तो मैं क्यों नहीं बता पा रहा कि कितनी देर के बाद वो न्यूक्लियस डिके हो जाएगा, है ना? तो जवाब है कि दिस लॉ माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल लॉ है। कैसा लॉ है? स्टैटिस्टिकल लॉ है। एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ एक इनहेरिट प्रॉब्लम है, इट वर्क्स only if n is large। एक न्यूक्लियस के लिए काम करता ही नहीं लॉ। क्यों नहीं काम करता? इसका सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए। ये एक रोड है, ठीक है, जो आगे जाके दो रास्ते में स्प्लिट हो जाती है।
हम लोगों ने यहां बैठ के कैमरा लगा दिया, ये कैमरा है, ये कैमरा बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है कि यहां से जो कार्स आ रही हैं उसमें से कितनी कार्स इधर जा रही हैं, कितनी कार्स इधर जा रही हैं। ओके, साल भर हमने रिकॉर्डिंग करी और हमने देखा कि 60% कार्स जो हैं वो इधर चली जाती हैं और 40% कार्स इधर चली जाती हैं। ओके बेटा, इस बेसिस पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इधर से 1000 कार्स आएंगी तो इधर कितनी जाएंगी और इधर कितनी जाएंगी, मैं गेस कर सकता हूं क्या अप्रोक्सीमेटली? यस सर। कह सकता हूं हाँ सर, इधर 600 जाएंगी और इधर 400 जाएंगी, राइट? कह सकता हूं ना, कह सकता हूं कि नहीं कह यस सकता? सर। हो सकता है 600 की जगह 599 जाए या हो सकता है 590 जाए, बट स्टिल 600 इज रीजनेबल आंसर, राइट? हो सकता है 590 जाए, हो सकता है 610 चली जाए, है ना? बट 600 इज ए रीजनेबल आंसर, हाँ या ना? क्वाइट क्लोज टू एक्यूरेसी। और अगर ये नंबर 1000 की जगह 1 करोड़ होगा तो नंबर शायद और ज्यादा क्लोज आ जाए, है ना? राइट? बट टेल मी कि ये एक कार मैंने देखी, ये कार किधर जाएगी, इधर या इधर? बताइए सर। यहां आएगी, इससे टकरा के दो टुकड़े हो जाएंगे, आधी कार 60% कार इधर चली जाएगी, 40% कार इधर चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना? ये कार किधर जाएगी बताना पॉसिबल है क्या? नो सर। नो। नो सर। समझ में आया? तो एक न्यूक्लियस कितनी देर के बाद डिके करेगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास करोड़ों करोड़ न्यूक्लियस हैं तो हम बता सकते हैं इसमें से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विल डिके इन सम टाइम। ओके, समझ में आई बात? अच्छा, एक और बात इसी का, मेरे पास दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 1 एंड न्यूक्लियस 2। विच वन विल डिके फर्स्ट? कौन सा न्यूक्लियस पहले डिके करेगा दोनों में से? बता सकते हो क्या सर? दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है ना, दोनों आइडेंटिकल है। हाँ, ये बोल सकता हूं कि इनमें से कोई एक न्यूक्लियस पहले डिके करेगा, दूसरा न्यूक्लियस बाद में डिके करेगा, पर क्यों करेगा, कौन सा करेगा, इन क्वेश्चंस में हम लोग नहीं पढ़ सकते, राइट? यस सर। समझ में आई बात? तो बेसिकली क्योंकि यहां पर ना व्हाट वर्क्स इज प्रोबेबिलिटी। सारा गेम किसका है? प्रोबेबिलिटी का गेम है बेटा, सारा का सारा। समझ में आई बात? इसलिए ये बता पाना कि ये पहले, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को ये मालूम है कि अगर मैं एक डाइस को 600 टाइम्स फेंकूंगा, थ्रो करूंगा, तो देर इज ए चांस कि 100 बार 1 आएगा, 100 बार 2 आएगा, यही एक्सपेक्टेड होगा ना। मेरे से बोले कि मैंने 600 बार डाइस थ्रो किया, तो बताओ कितनी बार 1 आएगा? तो बोलूँगा 100 बार अप्रोक्सीमेटली, राइट? हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये आंसर मैंने कहाँ से दिया? प्रोबेबिलिटी से दिया। बट अगर कोई मुझसे पूछे मैंने डाइस थ्रो करी, तुम बताओ उस डाइस में अगली बार क्या आएगा, तो कोई आंसर दे सकता हूँ क्या मैं? नो सर। किसने मुझसे पूछा, मैंने दो डाइस थ्रो करी, एक वाइट है एक रेड है, बताओ किस में बड़ा नंबर आएगा? मैं क्या आंसर दूंगा? कोई आंसर होगा उस क्वेश्चन का? नहीं ना बेटा। सो ऑल दीज थिंग्स वर्क फॉर लार्ज नंबर्स ओनली। सिंगल सिंगल न्यूक्लियस क्या करेगा या सिंगल एक डाइस के सिंगल थ्रो में क्या होगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि
हमारे इन दोनों न्यूक्लियस में से पहले कौन सा डिके करेगा, वी डोंट नो। एक न्यूक्लियस कितनी देर बाद डिके करेगा, वी डोंट नो। बट अगर मेरे पास करोड़ न्यूक्लियस है तो आई कैन से कि हाँ इसका मतलब 1 घंटे बाद इतने न्यूक्लियस बचने चाहिए। हाँ या ना? दिस इज वॉट स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट। ओके बेटा, वैसे स्टैटिस्टिक्स की अच्छी खासी धज्जियां उड़ जाती हैं जब कोहली टॉस करने जाता है तो, राइट? है ना? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? हाँ सर। प्रोबेबिलिटी की वाट लग जाती है जब कोहली टॉस करने जाता है तो, है ना बेटा? पिछले 13 में से 11 टॉस हारा है, या शायद 11 टॉस लगातार हारा, मुझे ठीक से नहीं मालूम। चलो फिर, प्रोबेबिलिटी हो गया। थाउजेंड का 600 400 सब कुछ बढ़िया है, प्रोबेबिलिटी बढ़िया है, माइनस इनवर्सिटी भी बढ़िया है। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं इस लैम्डा के बारे में। वो जो अपन ने लॉ लिखा है माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, है ना? ये लॉ है ना? इसमें ये जो एन है, सॉरी वो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, लैम्डा का नाम क्या दिया अपन ने? लैम्डा का क्या नाम दिया था? डिके कांस्टेंट, राइट? ये तो ठीक है, बट इसकी असली डेफिनेशन कुछ और है। डीके कांस्टेंट इसका नाम है, लैम्डा है क्या? तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिकेइंग इन नेक्स्ट यूनिट टाइम। मतलब समझिए, लेट से मेरे पास 1 करोड़ न्यूक्लियस है, ठीक है? मैंने बोला कि इसका जो रेट ऑफ डिके है दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन, है ना? तो मतलब कि आफ्टर 1 सेकंड या आफ्टर 1 सेकंड कितने न्यूक्लियस डिके कर जाएंगे? डिकेड न्यूक्लियस कितने होंगे बताइए, कितने होंगे? माइनस डी एन दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन डी टी। चलो ऐसे समझो। यहां से क्या आया? माइनस डी एन इज इक्वल टू लैम्डा एन डी टी, राइट? ये है ना यहां से? यस सर। सो अब माइनस डी एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, है ना? इन डी टी टाइम। ओके, माइनस डी एन बाय एन क्या होगा? लैम्डा डी टी। ये क्या है? दिस इज फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन डी टी टाइम, राइट? है ना? बोलिए। यस सर। और बेसिकली ये फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है? सॉरी ये नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है? डीटी टाइम में कितना फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिके किए, दैट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिके। समझिए बात को, 100 में से 10 न्यूक्लियस 1 सेकंड में डिके कर जाते हैं, तो मुझे बताइए 1 सेकंड में किसी एक न्यूक्लियस के डिके करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने कहा
10 out of 100 nucleus decay in 1 second. So what is the probability of a nucleus in decaying in that 1 second? बताइए. 10/100 ही रहेगा ना. बोलिए. क्वेश्चन क्या बोले सर? मैंने कहा 1 सेकंड में 100 में से 10 न्यूक्लियस डिके कर जाते हैं. तो बताइए किसी एक न्यूक्लियस का 1 सेकंड में डिके करने की के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है? हंड्रेड. 10/100 ही होगा ना. बोलिए. हाँ सर 10/. यार ऐसा समझो 6 बार डाइस रोल करने पर एक बार 6 आता है, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6. ठीक है. अच्छा, ये तो खैर सीधा एग्जांपल हो गया, थोड़ा डिफरेंट है. एक स्पोर्टिंग इवेंट में 100 एथलीट्स में से 10 एथलीट्स को मेडल मिलेगा, तो किसी एक एथलीट के मेडल मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10. 10/100. वही तो कह रहा हूँ. यहाँ पे 100 में से 10 न्यूक्लियस डिके कर जाते हैं 1 सेकंड में, तो किसी एक न्यूक्लियस के डिके करने के चांसेस कितने? 10/100. राइट. Yes. तो बस यही हो गया. इसलिए फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिके इन टाइम dt इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू डिके इन टाइम dt. राइट. dt को 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू डिके इन 1 सेकंड इज लैम्डा. राइट. है ना, क्योंकि dt 1 हो गया ना. समझ में आ गई बात? तो इसलिए लैम्डा का क्या मतलब है कि डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिकेइंग इन नेक्स्ट यूनिट टाइम, या नेक्स्ट यूनिट टाइम की जगह बोलना चाहिए इन डिकेइंग. ठीक है, यही ठीक है. और क्या बोलोगे यार? और बोलने का तरीका नहीं है इसका, क्योंकि यूनिट टाइम से ज़्यादा उसमें ये पर यूनिट टाइम जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो dt पे जा रहा है वो बात, है ना. आगे बढ़े. प्रिसीजन का जो लेवल है वो ना यूनिट टाइम से छोटा है, लेकिन ठीक है, डेफिनेशन यही लिखी रहती है बुक में. एग्जाम में भी यही यूज़ किया जाएगा और कुछ नहीं है. तो लैम्डा इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट होता है. इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू डिके इन नेक्स्ट यूनिट टाइम. ये आपकी इसकी मेन थ्योरी चल रही है अभी तक, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की. क्या क्या देखा हमने अब इसमें? हमने इसमें देखा कि ये एक स्टैटिस्टिकल लॉ है. इट वर्क्स ओनली इफ एन इज लार्ज. लॉ क्या है? -d/dt इज इक्वल टू लैम्डा एन. इससे हमने इक्वेशन डिराइव करी थी ये वाली, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e⁻ लैम्डा टी. ओके. और ये उसके बारे में प्रोबेबिलिटी वाली थोड़ी बहुत बातें हो गई. ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए काम करता है. सिंगल न्यूक्लियस के लिए आप बता ही नहीं सकते कि वो न्यूक्लियस कब डिके करेगा, कितनी देर के बाद डिके करेगा. 2 न्यूक्लियस में हम कंपेरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा न्यूक्लियस पहले डिके करेगा, कौन सा न्यूक्लियस बाद में डिके करेगा. ओके बेटा. नाउ लेट्स गेट बैक टू मैथ्स. इक्वेशन क्या थी? -dn/dt रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू लैम्डा एन. ओके, है ना. और इससे हमारे पास मैथ्स वाली इक्वेशन फाइनली सिंपल इक्वेशन क्या बनी थी? n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e⁻ लैम्डा टी. और आपको याद होगा दिस इज फर्स्ट, सेम एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी रिएक्टेंट का यही होता है ना. बोलिए. तो आपने केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी चीजें पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, उस सब की सब यहाँ एप्लीकेबल हो गई हैं. ठीक है बेटा, मैथमेटिकली. ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं?
चलो फिर माइनस डी एन बाई डी टी इज लैम्डा एन। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? हाफ लाइफ। क्या होगा ये? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? टाइम आफ्टर विच, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, जहां पे कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, राइट? यहां क्या है? टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई, हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई आर डिकेड। जितने टाइम के बाद आधे न्यूक्लियस डिके हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर डिकेड। क्या? न्यूक्लियर डिके। जितने टाइम के बाद आधे न्यूक्लियस डिके हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। ओके बेटा, है ना? क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा एन वर्सेस टी का, तो ग्राफ कैसा आएगा? ये एन है, ये टी है। इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो दैट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? ये ग्राफ तो हमारे देखने की आदत है, बहुत सालों से देख रहे हैं। कितने चैप्टर्स में देख चुके इस तरीके के ग्राफ? आप याद भी नहीं होगा। देखो, इसमें इनिशियली कितना था? एन नॉट था। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये एन नॉट बाय 2 हो जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोलेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को? टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आया? Yes, sir. ये हमारा इक्वेशन सिचुएशन बन गई। टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियस डिके कर जाए उसको हाफ लाइफ कहते हैं। तो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, n is equal to n naught by 2, which means n naught by 2 is equal to n naught into e to power minus lambda t. That means e to power lambda t is equal to 2. That means t is equal to ln 2 by lambda. t हाफ कितना हो गया? ln 2 by lambda। ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला। t हाफ कितना होता है? ln 2 बाय लैम्डा। और ये सेम फॉर्मूला है जो आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में यूज किया था। टी हाफ कितना था वहां पे? ln 2 बाय k था। Yes, sir. कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया? चलो, एक चीज ध्यान रखिएगा, टी हाफ का मतलब क्या है? जितने टाइम के बाद नंबर ऑफ निकले आधे हो जाए। तो 2 टी हाफ के बाद कितने हो जाएंगे?
राइट। ये कितना होगा बताइए तो? n naught by 4. 0 होगा क्या? नहीं, ये हो जाएगा एन नॉट बाय 4। कितना हो जाएगा? एन नॉट बाय 4। ऐसे देखो, क्यों आधे का फिर से आधा? एक्चुअली ऐसा होगा, एन नॉट है, टी हाफ के बाद आधा हो गया, एक और टी हाफ के बाद इसका आधा, मतलब कि एन नॉट बाय 4 हो जाएगा। एक और टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा? एन नॉट बाय 8। और ऐसे ही करते करते अगर हम लोग चलते जाएं तो टोटल एन टी हाफ का कितना हो जाएगा? शुरुआत से यहां तक एन टी हाफ हुए तो कितना हो जाएगा? एन नॉट अपॉन 2 टू पावर एन। क्या बेटा, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. आधा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, खत्म कब होगा? अगर ये इक्वेशन फॉलो होती रही, स्टैटिस्टिकल लॉ अगर फॉलो होता रहा, तो खत्म कभी भी नहीं होगा। ओके, ये हम ऑलरेडी बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं, ये वाली इक्वेशन याद है आपको? ये वाला जो ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला ग्राफ, हम लोग बहुत जगह पे देख चुके हैं। याद है कुछ? कहाँ कहाँ देखा था? RC circuit में. आरसी सर्किट में देखा ही था, 11th क्लास में भी देखा है। बताऊं? टर्मिनल. टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे देखा था, थोड़ा सा डिफरेंट था बट इसी के जैसा था ना। फाइनल नंबर 0 नहीं था वहाँ पे, है ना? फाइनल नंबर टर्मिनल वेलोसिटी में था, राइट? फाइनल नंबर टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर था। और कहाँ देखा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखा था, फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो रहा था, इसी तरीके से। याद है? नहीं याद है, देख लेना एक बार। और कहाँ देखा था 11th क्लास में? डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखा था। वो आपको याद होगा, एनवेलप वाला ग्राफ बना था, याद है? जहाँ पे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जा रहा था डैम्प्ड ऑसिलेशन में, याद है? याद तो नहीं होगा। ये 3 बार आपने 11th में देखा है। 12th क्लास में आपने इसे कैपेसिटेंस आरसी सर्किट में देखा है, और कहाँ देखा है? एलआर सर्किट में देखा है, राइट? और अभी आप इसको यहाँ देख रहे हो, 6 बार तो आप बार बार सेम टू सेम मैथ्स देख रहे हो। यहाँ जो भी मैथ्स लगाएंगे सबके सब वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, इन जगहों पे भी आप यूज़ कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो, है ना बेटा? हाफ लाइफ वगैरह सारे के सारे फंडे वहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं, है ना? आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir. अगला टर्म है हमारे पास एक्टिविटी। क्या टर्म है? एक्टिविटी। बेसिकली एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? किस रेट से डिके हो रहा है, मतलब रेडियो एक्टिविटी कोई मटेरियल कितना रेडियो एक्टिव है, मतलब उसमें से किस रेट से हमें डिके मिल रहा है। ठीक है बेटा? सो दिस इज बेसिकली रेट ऑफ डिके। जिस रेट से हमें डिकेड न्यूक्लियस मिल रहे हैं या फिर डिकेड अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी कहते हैं। बेसिकली एक्टिविटी ए कितना होता है? ये बेसिकली माइनस डी एन बाई डी टी है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन है। नौ क्योंकि एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए नॉट इंटू
ई टू पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, यस और नो? हाँ है ना? एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट होती है बकेरल, BEQUEREL, मेरे को ठीक से याद नहीं स्पेलिंग, बताता हूँ एक मिनट में। BECQUEREL ये नाम है साइंटिस्ट का, उसके नाम पे बकेरल पड़ा हुआ है। वैसे इसका एक और नाम है डिके पर सेकंड। क्या नाम है? डिके पर सेकंड, DPS कहते हैं इसको, नंबर ऑफ डिकेज पर सेकंड। ओके बेटा, रेडियो एक्टिविटी मेजर करने का सबसे सिंपल तरीका, सॉरी जैसा यूनिट ये है, पर ये जो यूनिट है ना काफ़ी छोटी है। जो पॉपुलर यूनिट है वो क्या है? पॉपुलर यूनिट है क्यूरी। क्या नाम है? क्यूरी। 1 क्यूरी कितना होता है? तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 DPS। ओके सर, ये कहाँ से आया? ये ऐसा रैंडम नंबर क्यों है? इट इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ क्यूरी आंटी ने किस सब्सटेंस के साथ काम किया था? रेडियम के साथ काम किया था ना बेटा? Yes, sir. तो क्यूरी क्या है? 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी है। ओके, कॉपी कर लो। अच्छा, Ln2 की वैल्यू याद रखनी है ना? एट T इज इक्वल टू T हाफ विच इज कितना? Ln2 बाय लैम्डा विच इज Ln2 की वैल्यू याद रखनी चाहिए कितनी? 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, एट T इज इक्वल टू T हाफ, A विल ऑल्सो बी इक्वल टू A0 बाय 2। यस और नो? क्योंकि n, अगर n आधा हुआ तो एक्टिविटी भी आधी हो जाएगी। एक्टिविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना बेटा? बोलिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी इजी चीज़ें हैं। आगे बढ़े। चलो, अब एग्जाम्पल है। A radioactive sample has 6 into 10 to power
18 active nuclei. How many of these nuclei will remain in same active state after 2 half lives? बताइए फटाफट. सर हम्म. पहले के आंसर 1.5 इंटू 10 to the power 8 निकले हो. 18 है. हाँ सर. हाँ. सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. 2 टी हाफ का कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 to the power 18 बाई एक टी हाफ के बाद डिवाइड बाई 2, एक और टी हाफ का बाद एक और डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 18 न्यूक्लियस. कहानी खत्म है ना. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए.
बताइए। कोशिश तो करो यार, जल्दी जल्दी आंसर तो दो। 4.5 into 23.9 कैसे? देखिए बात समझिए, क्वेश्चन को समझिए, सिर्फ लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन बहुत लल्लू है। बोला है कि यूरेनियम 238 के जो एटम्स थे एक एंशियंट रॉक में, एंशियंट रॉक का मतलब समझिए, एंशियंट रॉक का मतलब हम लोग चले जाते हैं कि हम पास्ट में चले जाते हैं, नहीं, रॉक पुराना है, आज की डेट में हम उसे देख रहे हैं, ठीक है, यहीं सारा का सारा गड़बड़ है इंग्लिश का, ठीक है। नंबर ऑफ यूरेनियम 238 एटम्स इन एन एंशियंट रॉक, रॉक आज भी मौजूद करता है, एंशियंट है मतलब बहुत पुराना है, उसमें यूरेनियम यूरेनियम 238 के जो एटम्स हैं दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ लेड 206 एटम्स। ओके, ठीक है। हाफ लाइफ दे रखा है यूरेनियम 238 के डिके का। बोला है एस्टिमेट द एज ऑफ रॉक अज्यूमिंग दैट ऑल द लेड एटम्स, जितने भी लेड एटम्स हैं ना वो यूरेनियम 238 के डिके से ही बने हैं, ठीक है। तो क्या बोला इसने इफेक्टिवली, यूरेनियम 238 डिके करके लेड बनाता है और लेड और कहीं से आता नहीं है, और आज की डेट में ये दोनों बराबर है। तो मतलब मुझे ये बताइए कि इस रॉक की एज कितनी है। तो देखिए समझिए बात को, यूरेनियम से बना लेड, इनिशियली मान लेते हैं इसके एन नॉट थे, लेड नहीं था, अब इसके एन बचे हैं, इसके हो गए हैं एन नॉट माइनस एन, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एन इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, विच मीन्स एन इज इक्वल टू एन नॉट बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कितना हो गया, टी हाफ हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। समझ में आई बात? 450 करोड़ साल हो गए। कॉपी कर लो। सर n इक्वल टू n नॉट बाय 2 निकालने के बाद क्या किए? अगर n n नॉट बाय 2 है तो टाइम कितना लगाया, टी हाफ के बराबर लगाया, यस सर। बस। आगे बढ़ूं? यस सर। अगला एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल से रिलेटेड, ये बोल रहा है कि यूरेनियम 238 डिकेज undergoes a series of alpha and beta decays to form lead, कितना था 206, find the number of alpha and beta decays। ओके बेटा, समझ में आया? यूरेनियम 238 से लेड बन रहा है, दो ही तरीके के डिके हो रहे हैं, अल्फा और बीटा। आपको बताना कितने अल्फा पार्टिकल निकले, कितने बीटा पार्टिकल निकले। ओके बेटा, आपको ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेड का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यूरेनियम का भी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 92, मास नंबर दे रखा है 238, इससे बना क्या लेड, है ना।
लेड का एटॉमिक नंबर कितना है 82 और मास नंबर दे रखा है 206। आपको बताना है अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ है तो कितने अल्फा और कितने बीटा बने हैं। ओके, कितने अल्फा डिके हुए हैं और कितने बीटा डिके हुए हैं, राइट। जितने भी अल्फा बीटा डिके हुए हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने बोला लेट से एक्स अल्फा डिके हुए हैं और वाई बीटा डिके हुए हैं। एक्स और वाई मुझे निकालना है। अल्फा के का जो चार्ज नंबर है वो 2 है और मास नंबर 4 है। बीटा का चार्ज नंबर -1 है, मास नंबर 0 है। अब अगर मैं मास नंबर की इक्वेशन लगाऊंगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कंजर्व करूंगा, तो क्या लिखूंगा 238 इज इक्वल टू 206 प्लस 4x प्लस 0। दैट मीन्स आपका x कितना आया 8। दूसरा, अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन लगाऊंगा तो क्या बोलूँगा 98 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस वाई। एक्स को अगर मैं यहाँ 8 डाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 98, 92 सॉरी 92 है, सॉरी 98 में लिख दिया मैंने इसे। 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 16 माइनस वाई। दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है। सर हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा क्या, एवरेज लाइफ। क्या नाम होगा? अच्छा, एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटी। क्या होता है? ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसके आगे बदल देंगे हम लोग टॉपिक। स्पेसिफिक एक्टिविटी ये बेसिकली हमारे दो अलग अलग मटेरियल्स को कंपेयर करने का तरीका हो सकता है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी पर यूनिट मास। ओके, समझ में आई बात? चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब क्या है कि कोई भी जो हमारा न्यूक्लियस है वो कभी भी मर सकता है ना, कभी भी डिके कर सकता है। डिके करने का मतलब मर गया, राइट। कोई भी न्यूक्लियस कभी भी डिके कर सकता है। कोई कम जल्दी डिके करेगा, कोई लेट से डिके करेगा, है ना। हमें बताना है एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज एज जिसके बाद वो डिके कर जाता है कोई न्यूक्लियस, वो क्या है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सो ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखो,
हम बोलेंगे कि ये जो एवरेज लाइफ स्पैन है किसी भी न्यूक्लियस का, वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सम ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन एन नॉट। यस और नो? यही ना होगा? अब लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब है जितने टाइम आफ्टर विच दे डिके, राइट? है ना? समझ में आई बात? अब सम ऑफ लाइफ स्पैन निकालोगे कैसे आप? सम ऑफ लाइफ स्पैन आप निकालोगे कैसे? ये अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सम ऑफ लाइफ स्पैन कैसे निकाला जाए। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप किसी को समझ में आया तो बताना, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन पहले खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूँ दिस इज इक्वल टू टी टाइम्स माइनस डी एन का इंटीग्रेशन अपॉन एन नॉट। समझ में आया कैसे हुआ ये? मैं बोल रहा हूं कि एट टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन है, और टी प्लस डी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचेंगे कितने? एन माइनस डी एन, राइट? तो ये जो डी एन न्यूक्लियस हैं ये मर गए, है ना? यहां से जब टाइम टी से बढ़कर टी प्लस डी टी हुआ तो ये डी एन न्यूक्लियस मर गए। यस और नो बोलिए? Yes. मतलब ये डी एन न्यूक्लियस कितने टाइम तक जिंदा रहे? टी टाइम तक जिंदा रहे? हाँ सर. रहे कि नहीं रहे? ये डी एन न्यूक्लियस कितने दिन तक जिंदा रहे? टी टाइम तक जिंदा रहे, राइट? सो दिस डी एन इंटू टी, डी एन की जगह माइनस डी एन क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि वो कम हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डी एन से कम हुए, राइट? ये सो नो? Yes, sir. अब ये टाइम माइनस डी एन कितना आएगा ना? मुझे मालूम है कि n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है। दिस मीन्स डी एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी होगा, राइट? ये डी एन मैंने उठाकर यहाँ से यहाँ डाल दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा दिस मीन्स टी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा माइनस लैम्डा टी डी टी तो आएगा ना, एक डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो डी टी तो आएगा एक, इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल लैम्डा एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी टी डी टी, ये एक टी बचा था, इसको यहाँ डाला, अपॉन एन नॉट। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? तो सर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि टाइम इन्फाइनाइट टाइम तक कोई ना कोई न्यूक्लियस बचा रहेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे, देखो लैम्डा और एन नॉट तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। एक्स इंटू ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है ये, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपको सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से आपको अब तो आपको आता होगा ना सब लोगों को, कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा? बाय पार्ट्स लगाओगे ना भाई? Yes, sir. एक टी है, एक ई टू पावर माइनस टी है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही सिंपल सिंपल से बाय पार्ट्स लगाओ तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जब सॉल्व करते हो तो इतनी मेहनत करने के बाद आंसर बड़ा प्यारा आता है, क्या? 1/λ। तो आपका जो टी एवरेज है वो क्या है? बेसिकली दैट इज नथिंग बट 1/λ, जो कि मेरे को दिस इज इक्वल टू टाउ, टाइम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट दिख रहा है ना? खैर
आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी बाद में समझ में आएगा। पर ये समझ में आया कि नहीं आया? इतने टाइम के बाद न्यूक्लियस कितने बचेंगे? 63.2% ऑफ द इनिशियल बचेंगे कि नहीं बचेंगे? इस इक्वेशन में डाल के देखो तो टी इज इक्वल टू 1/λ, एन नॉट बाई ई आ गया। सॉरी, एन नॉट बाई ई आ गया, तो बचेंगे नहीं। 63.2% न्यूक्लियस डिके कर चुके होंगे, है ना? 36.8% बचे होंगे अगर आप इसको अंदर डाल दोगे तो बेसिकली आपका 63.2% प्रोसेस ऑफ डिकेइंग कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं ना। तो टी एवरेज इज सेम एज टाइम कांस्टेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को। ई की जो पावर है वो -1 हो जाएगी। आगे बढ़ें। Yes, sir. हो गया? ये आपका एवरेज लाइफ हो गया। टी एवरेज कितना हो गया? 1/λ। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल में लिखेंगे कि द हाफ लाइफ ऑफ the half life of gold 198 is 2.7 days. Okay, now calculate पहला decay constant, दूसरा एवरेज लाइफ, तीसरा एक्टिविटी ऑफ 1 mg ऑफ गोल्ड 198। एज्यूम करना है इसका जो मास है वो 198 ग्राम हर पर मोल का है, ठीक है? सॉल्व करें। देखो भाई, सबसे पहले बात कर रहा है डीके कांस्टेंट की और एवरेज लाइफ की। तो मुझे मालूम है अगर मुझे को हाफ लाइफ दे रखा है तो मैं डीके कांस्टेंट तुरंत निकाल सकता हूँ। क्या कैसे करूँगा मैं बोलूँगा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन में कि टी हाफ आपका ln2/λ होता है। दैट मीन्स लैम्डा आपका ln2/t हाफ हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0.693/t हाफ कितना है? 2.7 डेज है, तो 2.7 इंटू 86400 सेकेंड, राइट? जिसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल और भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये 2.7 है, तो ये आपका आ जाएगा 2.9 के आसपास आएगा, रफली बोल रहा हूँ।
इंटू 10⁻⁻⁻⁴ 6। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मैंने जल्दी जल्दी में किया है। तो 2.9 इंटू 10⁻⁻6 6 पर सेकंड आएगा। ठीक है बेटा। बी, द एवरेज लाइफ इज, एवरेज लाइफ निकालना तो एवरेज लाइफ कितना होता है, टी एवरेज कितना होता है बताइए तो, 1/λ, दैट इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन ln2, दैट इज इक्वल टू 2.7 अपॉन ln2 इज, ln2 कितना है 0.693 days, that comes out to be approximately 3.9 days. Okay. थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी ऑफ 1 mg ऑफ AU। तो एक्टिविटी कितना होता है बेटा, ये होता है लैम्डा इंटू एन। लैम्डा हमें पता है, हमें एन चाहिए। दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, क्या नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, 198 1 मोल का होता है ना। 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/198 मोल्स होंगे, इंटू एन ए नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, 6 इंटू, राइट। सो दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, कितना आएगा यार ये 30 6। अच्छा ये mg है, ये mg है, तो ये 10⁻³ हुआ। तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, बड़ा गंदा नंबर आएगा यार, कितनी कैलकुलेशन करूँ, लैम्डा भी इतना गंदा है, 2.9 है, चलो उसको 3 मान लेते हैं, ये 2 हो गया, 6 3 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 10⁻⁻6 -9 14 -14 में से 2 और 12। सो ये आ गया 2.9 8.7 8.7 या 8.8 आएगा, 8.8 मान लो, 8.8 इंटू 10⁻12 DPS। ठीक है। आप इसको अगर क्यूरी में कन्वर्ट करना चाहो तो क्यूरी में कन्वर्ट भी कर लोगे, दैट इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10⁻12 अपॉन 3.7 इंटू 10⁻10 क्यूरी। क्यूरी को हम लोग CI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो विच इज अप्रॉक्सीमेटली, ये तो 100 है, 7.4 1.4, तो ये आ जाएगा 240 क्यूरी लगभग अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 240 से थोड़ा कम होगा बट ठीक है। समझ में आया। कॉपी हुआ। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं फिर। बोला है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज विथ
एवरेज लाइफ ऑफ 20 मिली सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, एक कैपेसिटर of capacitance 100 microfarad is charged to some potential and is allowed to discharge through resistance R if ratio of charge on capacitor to activity of sample is constant, find the value of R। ठीक है, ट्राई करेंगे। सो वो 20 मिली सेकेंड लिखा हुआ है। 20 मिली सेकेंड, हाँ। आगे बढ़े, सॉरी, सॉल्व हुआ। नहीं हुआ? देखो भैया, हमें कहा है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर और एक्टिविटी ऑफ सैंपल का जो रेशियो कांस्टेंट रहता है। मुझे मालूम है जब आरसी सर्किट में चार्ज डिके करता है तो चार्ज हो जाता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट या कैपिटल Q इंटू ई टू पावर माइनस टी बाय टाउ, और आपका जो एक्टिविटी वो कितना है, ए नॉट इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। बोला ये दोनों का रेशियो
सेम है, कांस्टेंट है। मतलब ये कि q बाय ए नॉट इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन ई टू पावर माइनस लैम्डा टी इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि ये जो t की टर्म है कैंसिल होने वाली है, ठीक है। अगर t की टर्म कैंसिल हुई तो मतलब क्या है, ये तभी कैंसिल हो सकती है कि t बाय टाउ इज इक्वल टू लैम्डा टी हो जाए। दैट मीन्स आपका टी टी कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आपका जो 1 बाय लैम्डा है वो टाउ के बराबर हो जाए, मतलब आपका जो टी एवरेज है वो टाउ के बराबर हो जाए। मतलब आपका जो टी एवरेज 20 मिली सेकेंड है वो टाउ मतलब आर सी के बराबर हो जाए। सी दे रखा है 100 माइक्रोफेरेड, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻⁶। दैट मीन्स आपका जो रेजिस्टेंस आएगा 20 मिली सेकेंड था, तो 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴, दैट इज इक्वल टू 200 ओम। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं? ये देख रहे हैं आप, टी एवरेज और टाउ बराबर आएगा तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया सबको? Yes. आ गया? सर हाँ बेटा, सेकंड वाला कॉलम समझ में नहीं आया। देखो बेटा, ये कांस्टेंट अगर है मतलब टी की टर्म्स, अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो क्यू और ए नॉट तो पहले से कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट है मतलब इसमें फाइनली टी की कोई टर्म बचनी नहीं चाहिए, है ना। टी की कोई टर्म कैसे नहीं बचेगी? आपके पास दो तरीके हैं, या तो यहीं पे बोल दो कि इसका पावर और इसका पावर सेम है, या फिर आप क्या करोगे, इसको मतलब ऐसे लिखेंगे, ई टू पावर माइन लैम्डा टी माइनस टी बाय टाउ, ये आपका इंडिपेंडेंट है किससे, टाइम से। मतलब कि लैम्डा टी माइनस टी बाई टाउ जीरो हो जाएगा, राइट। या टी कॉमन लेके बोलेंगे कि टी का जो कोएफिशिएंट होगा वो जीरो हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1/टाउ जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे, हाँ या ना, बोलिए। यस सर। सो बेसिकली क्योंकि टी का टर्म नहीं आना चाहिए फाइनल आंसर में, क्योंकि ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, मतलब टी से इंडिपेंडेंट है ना बेटा, तो इसमें टी नहीं बचना चाहिए, इसलिए यहाँ पर टी की जो टर्म है और यहाँ पे जो टी की टर्म है वो इक्वल होगी, कैंसिल होगी। उसको मैंने इक्वल करके कर दिया तो मेरा आंसर आ गया, रेजिस्टेंस कितना होगा, 200 ओम आएगा। ओके बेटा, हो गया कॉपी? हो गया? चलो फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है, पैरेलल डीके। पैरेलल डीके में क्या होगा, मतलब एक ही साथ कई तरीके के डीके हो होंगे एक ही न्यूक्लियस के, मतलब आपका जो एक्स है ना, ये एक साथ अलग अलग तरीके के डीके कर रहा होगा। लेट्स से ये अल्फा डीके कर रहा है, बीटा डीके भी कर रहा है साथ ही साथ, और लेट्स से बीटा प्लस डीके भी कर रहा है, ठीक है। अल्फा डीके करने का रेट इसका लैम्डा 1 है, बीटा माइनस डीके करने का रेट इसका लैम्डा डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है, और बीटा प्लस डीके करने का डीके कांस्टेंट लैम्डा 3 है। ओके, यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस n नॉट है,
यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इससे क्या बन रहा है यहाँ पे, इससे बन रहा है पी क्यू और आर बन रहा है। ठीक है, पी के नंबर ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा एन नॉट से इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाते हैं, एन हो जाते हैं। इसके 0 से n1, इसके 0 से n2, इसके 0 से n3 हो जाते हैं। ओके, समझ में आया? सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। ओके, मुझे बताना है कि टाइम t के बाद n कितना होगा, n1 कितना होगा, n2 कितना होगा और n3 कितना होगा। ओके, समझ में आई बात? मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, इसका मतलब क्या है? क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से कि माइनस डी एन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 n, ये लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, मैं ये नहीं लिख सकता। मुझे क्या लिखना होगा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, इन तीनों में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी कि भैया जो माइनस डी एन बाई डी टी आएगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 n रेट से, तो इसने p में कन्वर्ट हुआ, लैम्डा 2 n रेट से q में कन्वर्ट हुआ, और लैम्डा 3 n रेट से ये r में कन्वर्ट हुआ। समझ में आई बात? दैट मीन्स आपका जो माइनस डी एन डी टी है दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1। लैम्डा 1 n1 नहीं होगा, लैम्डा 1 n1, लैम्डा 2 n2। क्यों बेटा? डीके तो इसके यहाँ से होगा ना, उसके यहाँ से थोड़ा ना होगा। इसके डीके करने की प्रोबेबिलिटी अल्फा डीके से लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 n पार्टिकल्स अल्फा डीके कर जाएंगे, लैम्डा 2 n पार्टिकल्स बीटा डीके कर जाएंगे, और लैम्डा 3 n पार्टिकल्स बीटा प्लस डीके कर जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो बेसिकली आपका जो लैम्डा इफेक्टिव है वो कितना है? वो है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। और इसलिए आप बोल सकते हो आपका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस n जो है इसके बचेंगे टाइम t के बाद दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट इन टू ई टू पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड कितने होंगे? n नॉट माइनस n दैट इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू टी। कोई दिक्कत? इसको मैंने लेट से n स्टार कह दिया क्योंकि मेरा आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया n स्टार। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड है x के। अब मुझे समझिए यहां पर dn1 dt कितना होगा? ये n1 किस रेट से बन रहा है? तो सर ये बन रहा है लैम्डा 1 n रेट से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बता दो। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आएगा। इसके बनने का रेट, इसके बनने का रेट और इसके बनने का रेट, तीनों का रेट मैंने यहाँ लिख दिया है ना। लेकिन यार ये n तो बड़ा ही अलग तरीके से वेरी कर रहा है, तो मैं n1 निकालूंगा कैसे, n2 निकालूंगा कैसे? एक तरीका तो ये सर कि n की वाली वैल्यू डाल दो, n1 के बनने का रेट बन जाएगा, उसको आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही, कोई खास दिक्कत नहीं होगी, राइट? बस लैम्डा इफेक्टिव का ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना जरूरी है पैरेलल डीके के केस में, है ना। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि अगर मैं इन तीनों का रेशियो लूँ तो क्या बोल सकता हूँ, डी एन वन इज टू डी एन टू इज टू डी एन थ्री
इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3। मतलब जो फॉर्मेशन हो रहा है n1 n2 n3 का, उसका रेशियो जो है वो उनके लैम्डा के रेशियोज में के कंपेरेबल ही है। इसलिए मैं यहां से एक चीज और बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूंगा n1 विल बी इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 टाइम्स n स्टार। समझ में आया कि नहीं आया? जो डिके हुआ है यहां पर, जितना भी न्यूक्लियस एक्स का डिके हुआ है वो या तो पी में कन्वर्ट हुआ, या क्यू में कन्वर्ट हुआ, या आर में कन्वर्ट हुआ। तो पी में कितना कन्वर्ट हुआ, इसी रेशियो में कन्वर्ट होगा ना। इस रेशियो में लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3 रेशियो में एन स्टार को डिवाइड कर दो, n1 n2 n3 मिल जाएगा, हाँ या ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये n1 नहीं है, ये डेल्टा n1 है। मतलब इनिशियली जीरो था इसलिए ये काम कर जाएगा। अगर इनिशियली कुछ और होता तो जो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, वो इससे इस इक्वेशन से बनेगा। समझ में आया? बाकी इसके अगला जो टॉपिक होगा सीरीज डीके, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। वो अच्छा टॉपिक है, उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पैरेलल डीके आसान है, सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ खास मैथ्स वगैरह कुछ नहीं लग रही। सीरीज डीके में हमें अच्छी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।